now we are starting chapter number 1 of unit 3, that is inflation accounting. इन्फ्लेशन का मीनिंग नॉर्मली हम सबको पता है. इन्फ्लेशन मीन्स जब प्राइसेस रेज होती रहती है, ओके, हाई होती जाती है, तो उसे हम लोग इन्फ्लेशनरी पीरियड बोलते हैं. ओके, अब हमें पता है कि नॉर्मली डे टू डे जो रूटीन है और जैसे जैसे फ्यूचर आगे जाएगा वैसे प्राइसेस भी हर एक कमोडिटीज़ की हाई होती जाएगी. ओके, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी अकाउंटिंग पे इफ़ेक्ट क्या होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है. नॉर्मली हमने देखा कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो वो अकाउंटिंग हम लोग हिस्टोरिकल बेस पे प्रिपेयर किया जाता है. दैट मीन्स कि ज़्यादातर तो वैसे असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ होती है वो हम लोग हिस्टोरिकल ही लिखते हैं. ओके, बैलेंस शीट में और P&L में भी जो हमें प्रॉफिट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा, वो एज़ पर कंपनीज एक्ट एंड एज़ पर रूल्स सही है. ओके, बट जब रियल पिक्चर देखना हो कि रियल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, रियल जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है. ओके, मतलब कि यहाँ पर करंट जो प्राइजेज है असेट्स की, या तो करंट प्राइस, ओके, डेप्रिशिएशन जो असेट्स की करंट वैल्यू है उस पर कैलकुलेट किया जाएगा, और ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है. ओके, सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बेसिकली क्या रिफ़र करता है कि जब जो असेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू है, एक्सपेंसेस, इनकम की जो वैल्यू है वो करंट दिखाई जाए. ओके, हिस्टोरिकल बेस पे यहाँ पर हम लोग शो नहीं करते हैं. ओके, सो इस टाइप के अकाउंटिंग को हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं. और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जनरली जो जनरल प्राइस इंडेक्स है, जनरल प्राइस इंडेक्स वो यूज़ किए जाते हैं. ओके, मतलब प्राइस इंडेक्स कितने हाई होते रहे तो इंडेक्स को यूज़ करके यहाँ पर जो करंट वैल्यूज़ है असेट्स की वो यहाँ पर फाइंड की जाती है. ओके, तो बेसिकली असेट्स में ये चेंजेस होता है. बाकी तो आप देखो तो जो भी इनकम या एक्सपेंस है वो तो करंट ईयर में ही हुआ है, सो उसकी वैल्यू तो करंट ही होती है. बट अगर आप एंडिंग पीरियड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तब एक्सपेंस या इनकम की वैल्यू क्या होनी चाहिए. ओके, फॉर एन एग्जांपल कि आपने 2019 में एक असेट परचेस की थी, मशीन परचेस किया था, ओके, जिसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपीज़, 2019 में परचेस किया था. बट अभी 2022 में वही मशीन की जो करंट वैल्यू है वो हो गई है 8 लाख. ओके, 8 लाख रुपीज़. तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो बेसिकली हम लोग 5 लाख रुपीज़ बैलेंस शीट में शो करते हैं. ओके, असेट साइड आप बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज़ दिखाते हो और 5 लाख में से फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. ओके, तो जो वैल्यू होगी वो हिस्टोरिकल वैल्यू होगी. बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये सजेस्ट करता है कि जो करंट वैल्यू है असेट्स की वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओ. ओके, और वो करंट वैल्यू के बेस पे ही डेप्रीशिएशन, मतलब सपोज 10% डेप्रीशिएशन हमें डिडक्ट करना है तो 10% के हिसाब से यहाँ हम लोग 50,000 ही माइनस करेंगे. मतलब बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल मशीन की वैल्यू होगी 4,50,000. बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये सजेस्ट करता है कि आप 10% जो करंट वैल्यू है, ओके, सो करंट वैल्यू का 10% मतलब कि बैलेंस शीट में आप 7,20,000 रुपीज़ शो करें. ओके, ताकि जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की, वो आपको रियल पता चले. ओके, सो ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसका एडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो एडवांटेजेस ये है कि आपको जो भी एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू मिलेगी वो करंट वैल्यूज़ मिलेगी. ओके, दूसरा डेप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करोगे वो करंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा. तो अगर आपको कोई असेट्स को रिप्लेस करना है तो रिप्लेसमेंट में इजीली आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा. ओके, सो रिप्लेसमेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है. क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू हम लोग करंट कंसिडर करेंगे, हिस्टोरिकल बेस पे नहीं कैलकुलेट करते, तो इसलिए स्टॉक वैल्यूएशन भी आपको रियल पता चलेगी. ओके, सेकंड जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर रियल प्रॉफिट पता चलेगा. सो इसलिए ये सारे बेसिक एडवांटेजेस है. ओके, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है.
एक सबसे पहला डिसएडवांटेज के इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अभी तक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को अप्रूव नहीं किया। मतलब कि अगर आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ये वैलिड नहीं करते। ओके, क्योंकि आपने 5 लाख एक्सपेंस किया है मशीन पे तो आपको बैलेंस शीट में भी 5 लाख ही शो करना है। आपने 8 लाख पे नहीं किया, पे तो 5 लाख ही किया है, बट अगर आप बैलेंस शीट में 8 लाख दिखा दो दैट मीन्स इनकम टैक्स अथॉरिटी अप्रूव नहीं करती। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये होगा। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ा टिपिकल है, ओके, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर सारे प्राइस इंडेक्स को यूज़ किया जाता है और इंडेक्स के बेस पे आप कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करोगे और उसके बेस पे असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करोगे और डेप्रिसिएशन जो है वो करंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, सो ये सारा कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है। ओके, यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर। ओके, सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ये है, बट यहाँ पर आपको थियरी का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं दिया है। आपके सिलेबस में अभी इस चैप्टर में से सम पूछे जाते हैं। ओके, सो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर सम इस चैप्टर में सॉल्व करने होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग मेथड्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में यूज़ करते हो। ओके, सो मेथड्स ऑफ प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं मेथड्स दिखा देता हूँ, उसके बाद जो सम हमें करने हैं वो नॉर्मली 2 मेथड के यहाँ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो उसमें सबसे पहले तो एक है कि पुटिंग ए नॉट ओनली इन अकाउंट्स। अगर आप कोई प्राइस चेंजेस करना चाहते हैं तो अकाउंट्स में सिर्फ एक नोट्स दिखाकर, मतलब आप पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल बेस पे ही तैयार करोगे। ओके, हमने 5 लाख रुपीज़ जो एक्चुअल मशीन की वैल्यू थी, स्टॉक की जो वैल्यू है, वो सब कुछ हम लोग हिस्टोरिकल बेस पे ही जैसे नॉर्मल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वैसे ही, बट जो प्राइस चेंजेस हुए वो प्राइस चेंजेस की हम लोग नीचे नोट्स लिखेंगे अलग से। ओके, कि इतना प्राइस में चेंज हुआ, मशीन की वैल्यू में इतना चेंज हुआ, लायबिलिटी की वैल्यू में ये चेंज हुआ, तो उसके लिए एक नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। ओके, सो नॉट ओनली इन अकाउंट्स, ये एक मेथड है कि आप प्राइस चेंजेस इस तरह से, मतलब इन्फ्लेशन अकाउंट इस तरह से दिखा सकते हो। सेकंड मेथड है रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट। ओके, यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कि जिसके अंदर जितनी वैल्यू में चेंज हुआ, 5 लाख से 8 लाख हुआ, मतलब 3 लाख रुपीज़ चेंजेस हुआ वैल्यू में, तो वो 3 लाख का एक रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट में हम लोग अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। डेप्रिसिएशन में जो चेंजेस हुआ वो चेंजेस की वैल्यू हम लोग रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन शॉर्ट जितनी जितनी वैल्यू में चेंजेस हुए असेट्स में और उसमें स्टॉक की वैल्यू में, वो सारे चेंजेस हम लोग रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट में शो करेंगे। ओके, बट ये इतनी पॉपुलर मेथड नहीं है, ये दोनों मेथड हम लोग इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते इन्फ्लेशन में। ओके, तो ये जस्ट आपको थियोरिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। थर्ड जो मेथड है वो है पार्शियल चेंजेस मेथड। ओके, पार्शियल मतलब आप अकाउंट में पूरा चेंजेस नहीं करते, सिर्फ कुछ वैल्यूज़ ही चेंज करते हैं। तो उसमें 2 पार्ट दिए गए, एक फिक्स एसेट्स की वैल्यू में चेंज किया जाए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स की ही वैल्यू चेंज करें, बाकी कोई असेट्स या लायबिलिटी की कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, इनकम एक्सपेंस कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो ये पार्शियल चेंज हुआ, सिर्फ आपने फिक्स एसेट्स की वैल्यू चेंज की। सेकंड है कि जिसमें हम लोग स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक वैल्यूएशन एज पर लीफो मेथड। ओके, लीफो मेथड से आप स्टॉक वैल्यूएशन करते हो। लीफो मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, यानी कि जो जो लास्ट हमने परचेस किए थे वो सब हम लोग यहाँ पर सेल करते जाएंगे और लीफो मेथड के बेस पे हम लोग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको जो करंट प्राइस है, ओके, वो यहाँ पर मिल जाए। सो इसलिए स्टॉक वैल्यूएशन एज पर लीफो मेथड यहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, सो इससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो आपको ओल्ड वैल्यू से मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो जो करंट प्राइजेज है उसके बेस पे ही आपने यहाँ सेल किया गया। ओके, जो लास्ट में आपने परचेस किया उसे हम लोग फर्स्ट सेल करेंगे, तो उसके बेस पे आप, तो यहाँ सिर्फ पार्शियल चेंज स्टॉक की वैल्यू में ही चेंज करते, बाकी कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं करते। सो ये 2 टाइप से पार्शियल चेंजेस मेथड यूज़ होती है, बट यहाँ हमें जो सिलेबस में सीखना है वो है कंप्लीट चेंज मेथड। ओके, सो कंप्लीट चेंजेस यहाँ पर हम लोग करेंगे जिसमें 2 मेथड
डिस्कस करनी है। इसमें फर्स्ट मेथड है करंट परचेसिंग पावर मेथड। ओके, करंट परचेसिंग पावर मेथड, जिसे हम लोग शॉर्ट में CPP मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, सो बेसिकली करंट परचेसिंग पावर मेथड, तो इसमें आपको सारी वैल्यूज़ जो है एसेट्स की, लायबिलिटी की, इनकम एक्सपेंस की, उसे करंट प्राइस से मतलब कि करंट इंडेक्स यूज़ करके आपको फाइंड करना होगा। ओके, सो करंट परचेसिंग पावर मेथड एक, एंड सेकंड उसमें है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसे हम लोग CCA मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो ये दो मेथड बेसिकली जो कंप्लीट चेंजेस मेथड है कि जिसमें अकाउंट्स में हर एक वैल्यूज़ में चेंजेस किया जाता है और वो वैल्यूज़ को कंसीडर करके फाइनल अकाउंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस मतलब कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेस पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, सो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे तो हम लोग प्रिपेयर करते ही है, बट ये अलग से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेस पे आपके अकाउंट्स जो है फाइनल अकाउंट्स की पोजीशन क्या होगी वो यहाँ दोनों मेथड दिखाती है। ओके, सो इसमें बेसिकली हमें ये दोनों मेथड के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड आपको पूछ सकते हैं। ओके, जिसमें CPP मेथड में बेसिक जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो फाइनल अकाउंट्स पूछे जाते हैं, और जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है। ओके, वो एडजस्टमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं CPP मेथड। सो फर्स्ट मेथड करंट परचेसिंग पावर मेथड। ओके, दैट इज CPP मेथड। अब ये मेथड को सबसे पहले 15 मई 1974 में UK एंड आयरिश जो अकाउंटेंट है उन्होंने सबसे पहले ये मेथड को डेवलप किया। ओके, वहाँ की जो जितनी भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज थी उन्होंने अपने जो फाइनल अकाउंट्स है वो फाइनल अकाउंट्स को अकॉर्डिंग टू CPP मेथड प्रिपेयर किया, मतलब कि एक सप्लीमेंट्री फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए। जो बेसिक जो फाइनल अकाउंट्स है वो तो हिस्टोरिकल बेस पे ही प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि एज़ पर इनकम टैक्स रूल भी हिस्टोरिकल बेस पे आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने ही है। बट इसकी जो एक सप्लीमेंट्री फाइनल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं उसको CPP मेथड से यहाँ डिस्क्लोज किया गया। ओके, सो इस टाइप के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जनरल प्राइस इंडेक्स जो वैल्यूज़ है उसे यूज़ किया जाता है ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, मतलब कि एक कन्वर्जन फैक्टर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको कन्वर्जन फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल कि ईयर के स्टार्टिंग में जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑन 1/4/2021 सपोज प्राइस इंडेक्स है 100। ओके, मतलब 100 रुपीज़ वैल्यू थी, पर जो प्राइस इंडेक्स हो गया ऑन 31 मार्च 22 वो हो गया 200 रुपीज़। ओके, मतलब 200 प्राइस इंडेक्स हो गया। दैट मीन्स कि 100% चेंज हुआ। ओके, 100 से 200 रुपीज़ हो गई वैल्यू। तो ये इंडेक्स है, यहाँ रुपीज़ या परसेंटेज नहीं होते, बट जस्ट इंडेक्स की वैल्यू वो ऑलरेडी आपको उस क्वेश्चन में भी दी होगी। ओके, और प्राइस इंडेक्स जो जनरेट किए जाते हैं उसमें भी होते हैं। और यहाँ आपको सपोज एवरेज प्राइस इंडेक्स बताया है कि एवरेज इंडेक्स जो है वो 150 है। ओके, मतलब कि एवरेज इंडेक्स जो पूरे साल में विद इन 1 ईयर जो इंडेक्स में चेंजेस होते रहे, क्योंकि इंडेक्स तो नॉर्मली डे टू डे चेंज होते रहते। ओके, हाई होता है, लो होता है, बट यहाँ एवरेज जो इंडेक्स है वो पूरे साल में 150 हुआ। सो कन्वर्जन फैक्टर हम लोग CPP मेथड में कैसे फाइंड करेंगे? CPP मेथड में सपोज आपको 1/4/21 का कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है, जिसे हम लोग ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर बोल सकते हैं। ओके, सो ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? जो क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर है, मतलब कि इंडेक्स ऑन करंट डेट डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ ओपनिंग डेट, मतलब कि जो डेट आपने ट्रांजेक्शन डेट का इंडेक्स आपको यूज़ करना है। ओके, सो इंडेक्स ऑफ करंट डेट है 200, मतलब कि 31 मार्च 22 को आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो करंट डेट का जो इंडेक्स है वो 200 है। जो ट्रांजेक्शन डेट मतलब ओपनिंग जो है वो 100 इंडेक्स था तब, मतलब कि कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 2। ओके,
अगर आपको एवरेज कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है तो एवरेज कन्वर्जन फैक्टर भी इंडेक्स ऑफ करंट, ओके, इंडेक्स ऑन करंट डेट डिवाइड बाय जो ट्रांजेक्शन डेट का इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ट्रांजेक्शन डेट मतलब कि एवरेज, ओके। सो 200 डिवाइड बाय 150 यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो जो हमें इंडेक्स मिलेगा, ओके। तो जो हमें इंडेक्स 1.33 जो कन्वर्जन फैक्टर होगा, एवरेज कन्वर्जन फैक्टर मतलब आप जब एवरेज ट्रांजेक्शन्स जो लेते हैं, मतलब कि विद इन 1 ईयर जो ट्रांजेक्शन हुए हो, विद इन ईयर जो ट्रांजेक्शन्स हुए हो, उसे हम कन्वर्ट करने के लिए एवरेज कन्वर्जन यूज़ करेंगे, ओके। और जो ओपनिंग ट्रांजेक्शन्स थे, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो या ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट्स हो, उसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ओपनिंग जो कन्वर्जन फैक्टर है उसे ध्यान में रखेंगे, ओके। सो बेसिकली सबसे पहले आपको सब में कन्वर्जन फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। कन्वर्जन फैक्टर आप करंट डेट का इंडेक्स डिवाइड बाय जिसका आपको कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना हो, ओपनिंग फाइंड करना हो तो ओपनिंग लेंगे, एवरेज फाइंड करना हो तो एवरेज लेंगे डिवाइड बाय, ओके। सो पहले आपको कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन से जितने भी आइटम्स आपको दी हो P&L या बैलेंस शीट में, उसे हम लोग यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक मॉनेटरी आइटम्स एंड सेकंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ओके। अब मॉनेटरी आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स के जिसमें अगर वैल्यू में चेंज हो तो उससे प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा, ओके। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स मतलब जिसकी वैल्यूज़ जो है वो फिक्स रहती है, वो हिस्टोरिकल बेस पे ही उसे शो किया जाता है, मतलब कि उसके प्राइस में अगर चेंजेस हुआ तो उससे कोई प्रॉफिट या लॉस कंपनी को नहीं होगा, ओके। सो मॉनेटरी आइटम्स मतलब अगर उसकी वैल्यू चेंज हुई तो उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी मॉनेटरी आइटम्स है, तो जितनी भी करंट असेट्स है, ऑल करंट असेट्स बट एक्सक्लूडिंग स्टॉक, ओके। मतलब कि कैश आ गया, देन बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ओके, देन लोन गिवन, ओके, लोन या एडवांसेस, ये सभी जो है वो करंट असेट्स, वो मॉनेटरी आइटम्स, ओके। के फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कैश आपके पास ओपनिंग था 10,000 रुपीज़, ओके, बट उसकी अभी जो वैल्यू है वो 30,000 हो गई, एज पर करंट जो इंडेक्स है उसके हिसाब से 30,000, तो ऑब्वियस है कि करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, ओके। बिल्स रिसीवेबल अगर 10,000 थे उसकी जगह 20,000 हो गए तो उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हुई, ओके। सो वैल्यू इंक्रीज की वजह से जो यहाँ पर चेंजेस होगा उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स, ओके। तो ये एक वैल्यू हुई, मतलब कि 10,000 रुपीज़ एक्चुअल आपके पास है, अभी उसकी वैल्यू 30,000 है, बट आपके पास तो 10,000 ही वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, हम सिर्फ फाइनल अकाउंट में उसे शो कर रहे हैं, ओके। मतलब कि सिर्फ उसकी वैल्यू यहाँ दिखा रहे हैं, तो 20,000 रुपीज़ आपको तो लॉस हुआ क्योंकि आपके पास तो 10,000 ही है, भले उसकी वैल्यू 30 हो गई है, ओके। मतलब मार्केट वैल्यू 30,000 उसकी हो गई है, अभी करंट जो वैल्यू है वो 30,000 हो गई है, बट आपके पास 10,000 है। दैट मीन्स करंट असेट्स से ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है, ओके। अगर करंट असेट्स की वैल्यू हाई हुई दैट मीन्स वो बिजनेस के लिए लॉस हुआ, ओके। क्योंकि डेटर्स, मैं एग्जांपल दूँ कि डेटर्स आपके डेटर्स थे 20,000, ओके, मतलब आपको डेटर से 20,000 रुपीज़ रिसीव करने हैं। अगर आप करंट उसकी वैल्यू फाइंड करो एज पर करंट इंडेक्स, तो करंट उसकी वैल्यू हो रही है सपोज 25,000, ओके। करंट इंडेक्स के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 25,000 रुपीज़ हो रही है। मतलब अगर आप अभी की वैल्यू फाइंड करो तो आपको 25,000 एक्चुअली रिसीव करने थे, बट आपको रिसीव तो कितने होंगे, 20 ही रिसीव होंगे क्योंकि वो वैल्यू में तो चेंज नहीं होने वाला है, ओके। सो 20 ही डेटर्स से रिसीव होंगे, दैट मीन्स कि 5,000 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, ओके। तो अगर करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको वहाँ पर लॉस, ये जस्ट एजम्पशन है, एक्चुअली ये नहीं होता है, ओके। क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यू में चेंज करना है और उसकी वजह से जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर फाइंड करना है, तो ये जस्ट एजम्पशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं और इसकी लॉस की इफेक्ट हम लोग, प्रॉफिट की इफेक्ट लास्ट में फाइनल अकाउंट में मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे, ओके। दूसरी मॉनेटरी आइटम्स में ऑल करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़, ऑल करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़, ओके। ये सभी मॉनेटरी आइटम्स होती है कि जैसे कि डिबेंचर्स है, ओके, बैंक लोन है,
देन क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल, ये सभी जो करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ है वो सब हमारे लिए क्या होती है, मॉनेटरी आइटम्स। मतलब इसकी वैल्यू में भी अगर चेंज हुआ तो इससे भी हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ओके, सो अगर वैल्यू इंक्रीज हुई तो उससे हमें ऑलवेज क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल कि बैंक लोन आपको एक्चुअली पे करनी है, बैंक लोन 50,000 पे करनी है, बट एज पर बैलेंस शीट अगर उसकी आप करंट वैल्यू फाइंड करो तो करंट वैल्यू हुई 70,000, ये करंट वैल्यू है बराबर, 70,000 रुपीज़। ये तो एज पर CPP, ओके, करंट परचेसिंग पावर के हिसाब से अगर हमने वैल्यू फाइंड की तो 70,000 लॉन हो रही है। तो अगर आप करंट वैल्यू से अगर पे करोगे तो 70 पे करने होंगे, बट पेमेंट तो हमें हिस्टोरिकल बेस पे ही करना है, तो आपको 50 ही पे करना होगा, मतलब 20,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इसलिए करंट लायबिलिटीज़ की जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उससे ऑलवेज क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, करंट असेट्स की अगर वैल्यू इंक्रीज हुई तो उससे होता है लॉस। तो यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन करना होगा जिसमें नेट प्रॉफिट और लॉस आपको मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के फाइंड करने होंगे। ओके, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मतलब उसकी इफेक्ट, मतलब उसकी वैल्यू में अगर कोई चेंज हुआ तो उससे प्रॉफिट या लॉस होगा। बट नॉन मॉनेटरी आइटम्स यानी ऐसी आइटम्स कि जिसकी वैल्यू में अगर कोई चेंजेस हुआ तो उससे अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगी। मतलब कि इसमें आ जाता है फिक्स असेट्स या तो शेयर होल्डर्स फंड। ओके, फिक्स एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड, मतलब ये वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये जस्ट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। बैंक लोन जो एक्चुअल है वही आपको पे करनी होगी, भले 70,000 करंट वैल्यू है। डेटर्स जो 20,000 है वही आपको मिलने वाला है, भले उसकी करंट वैल्यू 25 हो गई। ओके, सो मतलब कि वैल्यू भले हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं बट जो एक्चुअल है वही हमें रिसीव होगा या वही पे करना है। बट फिक्स एसेट्स या शेयर होल्डर्स फंड में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है अगर वैल्यू चेंज हुई तो आपको इन फ्यूचर उतनी वैल्यू मिल सकती है। फॉर एन एग्जांपल कि आपने मशीन लैंड परचेस की थी, ओके, लैंड परचेस की थी 1 लाख में, अब अभी उसकी करंट वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपीज़ हो गई। तो अगर आप लैंड को सेल करने जाओगे तो आपको 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे, पर ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख ही मिलने वाले। तो अगर लैंड को सेल करोगे तो 2 लाख रुपीज़, मतलब उसमें करंट वैल्यू आपको जनरेट हो सकती है, इसलिए उसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स बोलते हैं। ओके, मतलब कि करंट वैल्यू पे उसकी इफेक्ट हो सकती है। यहाँ ज़्यादातर वैल्यू में अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है वो भी यहाँ चेंज होगी, मतलब इंक्रीज होगी। ओके, कैपिटल अगर आपने इन्वेस्ट की है, सपोज इक्विटी कैपिटल आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, पर उसकी करंट जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू हो गई 15 लाख। तो अगर आपने कैपिटल कहीं इन्वेस्ट की होगी तो ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ओके, सो 15 लाख आपको मिल सकता है, ये पॉसिबल है। बट यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको 50,000 से अगर करंट वैल्यू 70 है तो आप 70 पे करो, पर सो ये पॉसिबल यहाँ नहीं है। बैंक लोन तो आप 50 ही पे करने वाले हो, उसको 70 में हम लोग नहीं पे करेंगे। क्लियर? सो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। ओके, सो बेसिकली सम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम लोग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स का जो प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड करेंगे। ओके, और अगर क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ना दिया हो सम में तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस भी आपको फाइंड करना होगा। ओके, सो बेसिकली ये 3 कैलकुलेशन करने हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। और वो फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें बेसिकली आपको P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है। ओके, अगर P&L एज पर CPP मेथड आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, सेल्स आपके पास जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो हिस्टोरिकल वैल्यू को हम लोग, जो हिस्टोरिकल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो एवरेज कन्वर्जन फैक्टर है उससे। ओके, सो यहाँ हम लोग सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए एवरेज कन्वर्जन, मतलब आपको वैल्यूज़ यहाँ चेंज करनी होगी। ओके, सो वैल्यूज़ चेंज करेंगे हम लोग, जो भी हिस्टोरिकल है उसे एवरेज कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लेस करते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक में कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यूज़ होगा, ओपनिंग, बिकॉज ये ओपनिंग ट्रांजेक्शन है।
ओके, सो मैं सिर्फ यहाँ कन्वर्जन फैक्टर लिख रहा हूँ, जो वैल्यू है उसे कन्वर्जन फैक्टर, कौन से फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐड करते हैं परचेस। परचेस में जो है वो आपको एवरेज कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना है, क्योंकि परचेस विद इन अ ईयर होता रहता है। ओके, सो एवरेज कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते। क्लोजिंग स्टॉक में अगर फीफो मेथड से आपको क्लोजिंग स्टॉक बोला हो तो एवरेज कन्वर्जन फैक्टर लेंगे, और अगर लीफो मेथड से आपको बोला हो तो ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर। पर ये ध्यान रखना है कौन सी मेथड से आपको स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। फीफो मेथड हो तो एवरेज, लीफो मेथड हो तो ओपनिंग। ओके, सो ये माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम लोग बाहर लिखेंगे। ओके, आउटर कॉलम में यहाँ सेल्स की वैल्यू आई, सेल्स माइनस COGS करोगे, सो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर लेंगे वो एवरेज लेंगे। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फिर डेप्रिसिएशन हो सकता है, अगर डेप्रिसिएशन हो तो डेप्रिसिएशन में आपको जो ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर है वो यूज़ करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग ओपनिंग वैल्यू पे फाइंड किए थे। ओके, फिक्स एसेट्स की जो ओपनिंग वैल्यू उस पर फाइंड किया जाता है। और डिबेंचर इंटरेस्ट हो तो डिबेंचर इंटरेस्ट में कोई वर्किंग फैक्टर आपको कन्वर्जन फैक्टर आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, डिबेंचर इंटरेस्ट की जो वैल्यू है एज इट इज़ आपको लिखनी है। सो ये हो गया एक्सपेंसेस, यहाँ आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, प्रॉफिट मिल जाएगा, बट ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट होगा, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे मॉनेटरी आइटम्स का प्रॉफिट और लॉस। ओके, प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे, लॉस हो तो माइनस करेंगे, सो वी गेट नेट प्रॉफिट। क्लियर? सो इस तरह से आपको P&L का स्टेटमेंट पूरा प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करें CPP मेथड से, तो बैलेंस शीट जब CPP मेथड से हम लोग तैयार करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कन्वर्ट करना है ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर से, बस ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर से। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस हो, रिजर्व्स हम लोग लिखेंगे, रिजर्व भी ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो रिजर्व्स हम लोग ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर से। P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसे हम लोग यहाँ शो करेंगे। ओके, फिर नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी में कोई कन्वर्जन फैक्टर यूज़ नहीं करना है। ओके, सो उसमें हम लोग कोई कन्वर्जन फैक्टर यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसका आप टोटल करोगे, सो वी गेट टोटल लायबिलिटीज़। ओके, टोटल ऑफ लायबिलिटीज़। असेट साइड हम लोग देखें तो असेट साइड एक फिक्स एसेट्स होगी, फिक्स एसेट्स को भी आपको ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन जो यहाँ हमने ओपनिंग से ही कन्वर्जन फैक्टर, तो जो ये डेप्रिसिएशन है वो हम लोग शो करेंगे। ओके, सो ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर से जो वैल्यू आएगी वो बाहर लिखेंगे। ओके, फिक्स एसेट्स के बाद जो करंट असेट्स है वो करंट असेट्स में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, जो वैल्यू है वही एज इट इज़ लिखनी है। ओके, और कैश एंड बैंक बैलेंस भी जो आपने फाइंड किया हो, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, वही आपको यहाँ लिखना होगा। सो इतना चेंजेस आपको P&L और बैलेंस शीट में करना है, ये एज पर CPP मेथड। हिस्टोरिकल बेस पे तो जो आप प्रिपेयर करते थे वैसे ही करना है, बट CPP मेथड से जब फाइनल अकाउंट पूछा हो तो फाइनल अकाउंट में आपको पहले 3 कैलकुलेशन करने होंगे। एक कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना होगा, कन्वर्जन फैक्टर के बाद हम लोग क्लोजिंग कैश ऑन बैंक बैलेंस फाइंड करेंगे। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस फाइंड करने के बाद जो मॉनेटरी आइटम्स है उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड किया जाएगा। ओके, वो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके हम लोग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो ये सम कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले सिर्फ जो मॉनेटरी आइटम्स का प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे फाइंड किया जाता है उसका एक शॉर्ट सम हम लोग करते हैं, फिर एक लॉन्ग सम के जिसमें सभी कैलकुलेशन आ जाए। ओके।